हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की है हमारी तीसरी क्लास में, जिसमें हम जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवन अभिमुखी है, पुणे अधिक ऊंचाई पर है, मुंबई एक तटीय शहर है और पुणे में मुंबई की अपेक्षा अधिक है। तो इसको समझने से पहले हमें पर्वतीय वर्षा के बारे में समझना होगा। देखिए, जो मुंबई का तट है, यह पश्चिमी घाट, जो हमारे पर्वत है पश्चिमी घाट उसके अभिमुख पर है, अभिमुख। और जो पुणे हैं वह इसके विमुख वाले ढाल पर है, पश्चिमी घाट के विमुख वाले ढाल पर। अब क्या होता है कि जब पर्वतीय वर्षा होती है या मानसूनी वर्षा मुंबई में होती है, तो जो मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर की ओर जाती हैं। यह मानसूनी पवनें जो होती है, इनमें आर्द्रता ज़्यादा होती है और जब यह ऊपर की ओर जाती हैं तो यह सैचुरेटेड होने लगती है, सैचुरेटेड होती हैं या संतृप्त होती हैं। इनके संतृप्त के कारण यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होने लगती है। इसी के साथ ही जो इसका पूर्वी वाला पार्ट होता है, यहाँ पे जाते जाते बारिश की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते मानसून जो पवनें हैं वह शुष्क हो जाती हैं। इसी कारण जो मुंबई तट है उस पर बारिश अधिक होती है या मुंबई में वर्षा अधिक होती है और पुणे में कम वर्षा होती है। इस तट को बोलते हैं वृष्टि प्रदेश, जिसमें बारिश ज्यादा होती है, जो पवन की मुखी ढाल पर होते हैं, पवन अभिमुख ढाल पर होती है। और जिस ढाल पर कम वर्षा होती है उसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, उसको बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, भूमध्य रेखा या हिंद महासागर का अस्तित्व। देखिए, भारत में जो मानसून है उसी के द्वारा बारिश होती है, तो इसका तो 100% प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा के कारण ही, मानसूनी पवनों के द्वारा ही बारिश होती है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। भूमध्य रेखा के द्वारा ही जो कोरियोलिस बल लगता है, उसी के द्वारा ही जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी पवनें, उनकी दिशा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसलिए भारत में मानसूनी वर्षा होती है। हिंद महासागर से ही जो मानसूनी पवनें हैं वह आर्द्रता ग्रहण करती हैं, इसलिए इन तीनों का तो अस्तित्व भारतीय मानसून या भारतीय जलवायु पर होता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का प्रभाव भारतीय मानसून पर नहीं होता, क्योंकि यह नॉर्थ अटलांटिक की गर्म जलधारा है। नॉर्थ अटलांटिक जो यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर है, दक्षिणी पूर्वी तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव भारतीय जलवायु पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए, यह जो इक्वेटर लाइन है, इसमें मानसूनी पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम होती है, लेकिन यहाँ से होके यह मानसूनी पवनें कोरियोलिस बल के कारण घूम जाती हैं और इनकी दिशा पूर्व और उत्तर की ओर हो जाती है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में भारी मानसूनी बारिश होती है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय। मेघालय में तो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो मेघालय में होती है मासिनराम। कश्मीर के लेह में, यह इसका सही आंसर है। कश्मीर का जो लेह है उसमें कम बारिश होती है। यह एक शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, शीत मरुस्थल।
कोरोमंडल तट, यह पश्चिमी घाट का तट है, पश्चिमी घाट का तट, और कोंकण तट यह भी है पश्चिमी घाट का तट है। इन दोनों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। सिर्फ यही है कश्मीर में लेक जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर का लेह। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। देखिए 1 जून को सामान्यतः मानसून केरल के तट से टकराता है। कहां तक टकराता है? 1 जून को केरल के तट पर। और ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः 15 जुलाई तक, कब तक? 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सक्रिय मानसून की जो पूरी देश में स्थिति होती है वो 15 जुलाई तक हो जाती है। देखिए इस मैप में देखेंगे तो जो आपको लाल लाइनें दिख रही हैं रेड कलर की, वो है नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट, मतलब मानसून नॉर्मल आता है। और जो ब्लू लाइन दिख रही है यह है एक्चुअल डेट ऑफ सनसेट जो इस साल आया है 2025 में। तो देखिए यह जो रेड लाइन दिख रही है केरल के तट पर, यह है 1 जून, लेकिन इस बार 24-25 मई को ही केरल को मानसून पार कर गया था। इसका मतलब है इस बार अर्ली मानसून है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा कहाँ होती है? उड़ीसा कर्नाटक तट, पंजाब तमिलनाडु तट, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु के तट पर, क्योंकि जो पंजाब है इसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इन दोनों क्षेत्रों में, पंजाब या उत्तरी भारत और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में शरतकालीन वर्षा होती है। यह शरतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। और पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है, पश्चिमी विक्षोभ, उसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 6वां क्वेश्चन है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? जो हमारा बेसाल्ट लावा है उसके अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है, या इसी को बोलते हैं रेगोर मिट्टी, या इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं, इसमें कपास की खेती होती है अच्छी तरीके से। और इसी मिट्टी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। यह भारत के दक्कन के पठार में मुख्यतः पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेगोर मिट्टियां। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाने वाला वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह वन अपनी एक साथ पत्तियां नहीं गिराती, और इन दोनों वनों को मिलाकर बोलते हैं मानसूनी वन। इस प्रकार के वनों में साल और सागौन के वन या वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई मतलब वर्षा ऋतु में
कौन सा बोया जाता है? जिसमें धान, ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा खरीफ की ऋतु। खरीफ की जो वर्षा, खरीफ की जो फसल होती है वह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसी तरह नवंबर और दिसंबर में रबी की फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में रबी की फसल को काट लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, इन मिट्टियों में टोपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। देखिए, जो लेटराइट मिट्टियां हैं, लेटराइट सॉइल है, इसमें लोह एसिड होता है। लोह एसिड प्लस एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लोह एसिड की उपलब्धता के कारण यह लाल रंग की होती है। लाल रंग इनका लोह एसिड की उपलब्धता के कारण होता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना और जैविक पदार्थ इनकी कमी होती है। तो इसमें नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, समृद्ध नहीं होती, इनकी कमी होती है, तो बी नहीं होगा। साधारणतः लाल रंग की होती है, ये भी सही है। और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। टेपियोका का मतलब होता है कसावा। तो इन फसलों में टेपियोका मतलब कसावा और काजू की अच्छी उपज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में लौटते हुए मानसून के दौरान अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर नवंबर। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं यह कर्क और मकर रेखा, इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र में ही आते हैं, लेकिन इक्वेटर लाइन पर नहीं आते। इक्वेटर जो लाइन है उस पर चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि वहां कोरियोलिस बल का अभाव होता है। कोरियोलिस बल ही चक्रवात की चक्रीय स्थिति या चक्रीय भ्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर नवंबर में भारत की बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट है 11, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इंडिया में कितने माइक्रो एग्रो क्लाइमेट जोन है? ये पूछा गया है। माइक्रो एग्रो क्लाइमेट जोन है, तो इनकी संख्या है सी, 127। और भारत में मैक्रो एग्रो क्लाइमेट जो जोन है उनकी संख्या है 15। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? देखिए, चाय के बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी महत्वपूर्ण या उपयोगी होती है। चाय का जो पौधा है यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है और 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा भी आवश्यक होती है। यह भारत में दार्जिलिंग और नीलगिरी
की पहाड़ियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? टेक्टोनिया क्रांटिस का मतलब है टीक, बैक्टीरिया मोनोस्पर्मा का मतलब होता है पलाश। यह जो पलाश होता है यह लगभग मध्य भारत और पश्चिम भारत में मुख्यतः से पाया जाता है। यह गर्मियों के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु में अपने फूल देता है, जिससे जंगलों का रंग, इनके जंगलों का रंग लाल हो जाता है। पलाश के फूलों के कारण जंगलों का रंग लाल हो जाता है। इसी कारण से फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या पलाश। नेक्स्ट है, राल रेजिन किससे प्राप्त होता है? तो रेजिन होता है चीड़ के वृक्ष से, चीड़ के पेड़ से रेजिन प्राप्त होता है। रेजिन के द्वारा गोंद, लकड़ी का रोगन और तारपीन का तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन है? जैसलमेर राजस्थान, लद्दाख जम्मू और कश्मीर, कच्छ गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश नहीं होता, यहाँ तो कम से कम 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कच्छ गुजरात भी एक कम वर्षा वाला स्थान है, लद्दाख भी कम वर्षा वाला स्थान है क्योंकि इसे शीत मरुस्थल बोलते हैं, और जैसलमेर राजस्थान तो बहुत ही कम वर्षा वाला स्थान है क्योंकि यह अरावली जो पर्वत है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो इसका आंसर है ए, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है, क्यों? देखिए इसको समझने के लिए हमें स्थल और जल समीर के बारे में समझना है। देखिए यह समझ लो हमारा समुद्र है, यह समुद्र है और यह स्थल है, महाद्वीप है। अब जो जल होता है यह जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, और जो स्थल होता है यह जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि जल की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, जब दिन का समय होता है तो स्थल तेजी से गर्म होता है, यहाँ का टेम्परेचर तेजी से गर्म होता है और यहाँ पर लो प्रेशर बनने लगता है, लो प्रेशर बनता है इस कारण, और यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है इस जल में। तो यहाँ की पवनों की दिशा स्थल से जल की ओर होती है, इसे बोलते हैं जल समीर। और रात के समय, जो रात का समय होता है उसके टाइम जो स्थल है उसका टेम्परेचर तेजी से कम होने लगता है, जिसके कारण यहाँ का लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है टेम्परेचर कम होने के कारण, और यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो जो यहाँ की पवनें हैं वह समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिसके कारण इसे बोलते हैं स्थल समीर। अब देखिए पूछा गया है, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि का तापमान, रात के समय जो भूमि का तापमान और तट के समय कम होता है, क्योंकि यहाँ पे चलती हैं
स्थल समीर जो स्थल समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थल समीर। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय के मासिनराम में। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसकी मात्रा है 11,872 मिलीमीटर। ये आपको याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, अधिक वर्षा मेघालय में होती है, जिसका जो पर्टिकुलर जो नाम है वो मासिनराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वां, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, और तो इसी का जो ट्री होता है उसको सर्वाधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किस होता है जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो हमने पहले देखा था काली मिट्टी होती है, यह ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कपास की काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। नहीं, जो शीत ऋतु है या शीत वन है वह कौड़धारी वन होते हैं। कौड़धारी वन, शीत प्रदेशों में कौड़धारी वन और शुष्क प्रदेशों में कटीले वन मिलते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है तो यहाँ पे वर्षा अधिक होना चाहिए, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विरल होते हैं, नहीं, यह विरल सघन वन होना चाहिए, सघन वन होते हैं, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से बारिश ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इसके प्रमुख वृक्ष होते हैं रोजवुड, महोगनी, एबी और एबोनी। इनके आपको नाम याद रखने हैं, रोजवुड, महोगनी, एबी और एबोनी। यह सदाबहार वनों के या सदाबहार वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके नाम हैं। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।